चलिए तो भाई हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बच्चों एटम। ठीक है, एटम का सारा कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था। उसमें एक छोटा सा पॉइंट और था, एक्साइटेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी, या एक्साइटेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं एटम का। बाकी मैंने सब बता दिया था, वो कल के लेक्चर में मिस हो गया थोड़ा सा। सर्दी में बोर्ड भी सर्दी मान जाता है, वो भी जल्दी से साफ नहीं होता। उसको भी ठंड लग जाती है। दीपांशी काद्यान की आईडी से 2 बच्चे कैसे आए हैं? आने दो आज इसको, आज मुझे इसकी रिपोर्ट ही करनी, कोई बकवास आएगा उसके। आज मुझे इसी का इलाज करना है। आज जो बकवास करेगा ना, मुझे उसी का इलाज करना। आज मैं उसी के लिए बैठी हूँ, वो भी क्या याद रखेगा। चलिए देखो, उसमें एक छोटा सा पॉइंट और है बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। हाँ देखो, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए, इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, ग्राउंड एनर्जी लेवल टू एक्साइटेड एनर्जी लेवल इज कॉल्ड excited energy. The energy required to remove the electron from ground energy level to excited energy level is called excited energy, excitation energy. जैसे ग्राउंड के लिए एनर्जी कितनी थी बच्चों? -13.6, और इस लेवल के एनर्जी कितनी थी बच्चों? -1.51 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक ले जाने में, जैसे 3.4 थी, जाता है मुझे ध्यान था इस लेवल की एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड की। ठीक है, हाँ, फर्स्ट लेवल से सेकंड में या फर्स्ट से थर्ड में, फर्स्ट से फोर्थ में इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसे बोलते हैं बच्चों एक्साइटेड एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी कितनी होगी बच्चों? डेल्टा ई E2 माइनस E1 ग्राउंड से एक्साइटेड में, तो ये E1 है और ये क्या आपका E2, तो -13.6 माइनस -3.4, तो -13.6 माइनस प्लस 3.4, तो ये आ जाएगी आपकी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपकी एक्साइटेड एनर्जी। एक होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, एक होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली नॉकआउट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कंप्लीटली नॉकआउट, बाहर इंफिनिटी तक ले जाने के लिए, जैसे कि ये ग्राउंड लेवल है, इलेक्ट्रॉन को इन इंफिनिटी एन इंफिनिटी 1 से इनफाइनाइट लेवल तक ले जाने, कंप्लीटली रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। गुड आफ्टरनून संदीप बेटा, गुड आफ्टरनून। The energy required to remove the electron completely from the ground level to excited level, ग्राउंड लेवल से completely रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? आयोनाइजेशन एनर्जी।
ये जैसे आपके पास कितनी होगी भाई, डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, तो इन्फिनिटी पे तो जीरो हो जाएगी, इन्फिनिटी के ऊपर एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो, तो कितनी आ जाएगी, जीरो माइनस E1 पे कितनी है, माइनस 13.6, तो कितनी आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, ग्राउंड लेवल से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा उसको, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये दो छोटे से डेफिनेशन थे। इसी तरह पोटेंशियल के लिए, जितनी पोटेंशियल, जैसे वो करेगा एक्साइटेशन पोटेंशियल, जितनी पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल के लिए चाहिए उसे बोल देंगे एक्साइटेड पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ग्राउंड लेवल से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, नॉकआउट करने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए उसे बोल देंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, हाँ, अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं आपके। एटम एंड न्यूक्लियस। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, वो मैंने वीडियो लेक्चर में तो सेंड कर दिया था आपको, पर फिर भी देख लो एक बार, बता देती हूँ थोड़ा। फिर एटम स्टार्ट करते हैं आपका, न्यूक्लियस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एटम तो हो ही गया आपका। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है, जब भी हम गैस मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं, ठीक है, हाँ, तो स्पेक्ट्रम में मान लिया सारी लाइनें प्रेजेंट है, सारी लाइनें प्रेजेंट है, सारी एनर्जी की लाइनें, लेकिन बीच में कुछ लाइनें मिसिंग है, उसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मान लिया ये 4000, 5000, 6000, फिर ये सीधा यहाँ पे 8000 था, बीच में सारी मिसिंग थी। ठीक है, हाँ, तो ये आपके पास जो मिसिंग लाइन है यहाँ पे, ये किसको बता रही है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। और जो एब्जॉर्प्शन में मिसिंग होगी वो एमिशन में दिखाई देगी। द स्पेक्ट्रल लाइन, द स्पेक्ट्रल लाइन, lines which are missing in the absorption spectrum, absorption spectrum appears in the emission spectrum, emission spectrum. Thus the spectral lines which are missing in the absorption line, जो lines absorption में missing होती है वही हमें emission में दिखाई देती है। ठीक है, हाँ, ये छोटा सा पॉइंट है आपका, ले लीजिए नोट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए। बाकी मैंने वीडियो लेक्चर में भेज दिया था, फिर भी किसी ने ना देखा हो तो बता देते। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा न्यूक्लियस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, सबसे पहले बात करते हैं बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, एवरी एटम हैव ए सेंट्रल कोर वेयर that is called nucleus, where neutron and protons are bound by this force that is called nuclear force. Every atom have a central core that is called a nucleus. Every atom have a central core that is called a nucleus. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो इसके लिए जो पहले थ्योरी थी हमारी, पहले थ्योरी थी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की। पहले थ्योरी बात करते हैं न्यूक्लियस के लिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। पहले थ्योरी क्या थी बेटा इसमें, कि ये प्रोटॉन्स है आपके, और आपके पास A-
माइनस जेड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है और बचे हुए इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, जैसे एक्स कोई एटम है उसका ऐसे लिखते थे, तो ए को क्या मानते थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके रिवॉल्व कर रहे हैं आपके इनसाइड द न्यूक्लियस, जेड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं कहूँ सोडियम के लिए 11 23, ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि 23 प्रोटॉन्स थे अंदर न्यूक्लियस के, ठीक है। ए माइनस जेड कितना आगे 12 इलेक्ट्रॉन्स अंदर थे और 11 इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहे थे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये थ्योरी देखो, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन, ये थ्योरी तो पॉसिबल ही नहीं थी, जिसको हम मास नंबर भी कहते थे। ए क्या थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहां पे, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए, एटम न्यूट्रल हो गया, बात तो ठीक थी, एटम न्यूट्रल हो गया। लेकिन बाद में मैनी थ्योरी आई जिसके अकॉर्डिंग, जैसे हाइगन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है तो उसकी एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अल्फा बीटा डीके के दौरान, बट इन बीटा डीके जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पाई गई है वो कितनी है बेटा, आपकी 2 और 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन बीटा डीके ये पढ़ेंगे हम लोग आगे न्यूक्लियर रिएक्शंस में। बीटा डीके के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी है बेटा, 2 और 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की आपके पास एग्जिस्ट करे इनसाइड द न्यूक्लियस। और भी कई थ्योरी थी जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, अब फिर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन चैडविक आया, चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी दी। उसके बाद बात करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी, जब चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी दी उसके बाद क्या हुआ बेटा कि आपके पास ए क्या है, मास नंबर, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे जेड, और ए माइनस जेड क्या थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड द न्यूक्लियस। ये थ्योरी सक्सेसफुल थी आपकी, जिसके अकॉर्डिंग आप कहते हो जेड इंटू में ए क्या है बेटा, यहाँ पे मास नंबर, जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही बेटा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और इतने ही क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड ही क्या होंगे आपके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जेड ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ए माइनस जेड क्या होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। हाँ, ये आपके पास ये थ्योरी आपकी सक्सेसफुल थी, जिसमें हम ए क्या होता है, मास नंबर, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ए माइनस जेड क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ, इतनी बात समझ आ गई सबको। अब बात करते हैं बच्चों सम थ्योरीज की आपकी। जैसे मुझे एटम का मास निकला है, जैसे मैं कहूँ एटम का मास निकला है, एटम का मास, एटम मास
ठीक है। एटम को मास क्यों किसे लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास यूनिट। ये मैं वन एटॉमिक मास ए इंटू एटॉमिक मास यूनिट, ये क्या बताएगा, मास ऑफ द एटम। ये मैं अभी वन एटॉमिक मास यूनिट समझाऊंगी क्या होता है पूरा, ठीक है, 2 मिनट बाद। हाँ, एक बार इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी नोट कर लो इतना। हाँ, एटम के मास में इलेक्ट्रॉन का और ऐड हो जाएगा, 1 मिनट अभी आती हूँ थोड़ी। पहले हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट से पहले आइसोटॉप, आइसोबार। आइसोटॉप्स न्यूक्लियाई को कितने क्राइटेरिया में डिवाइड किया, आइसोटॉप्स। एक होते हैं बच्चों आइसोबार, आइसोबार, एक होते हैं बच्चों आइसोटोन। पहले इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। आइसोटॉप मतलब बच्चों जिसमें नंबर ऑफ ए क्या रहे आपका, मास नंबर क्या रहे सेम, मास नंबर क्या रहे आपका सेम। ए क्या है, मास नंबर, मास नंबर क्या रहे आपका सेम, ठीक है। हाँ, और जेड क्या रहे आपका बच्चों डिफरेंट। सही कह रही हूं मैं, गलत कह रही हूं, उल्टा आएगा। मास क्या रहे, मास नंबर क्या रहेगा आपका डिफरेंट, और जेड क्या रहेगा इसमें सेम। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें मास नंबर ए क्या रहेगा सेम और जेड क्या हो जाएगा बेटा डिफरेंट। इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे सेम। याद करने के लिए कैसे याद रखोगे, भूल भी जाओ तो देखो, टॉप, टॉप मतलब ऊपर ना, मतलब ऊपर वाला डिफरेंट होगा, ऊपर वाला डिफरेंट होगा। तो इसमें याद रख लो मास नंबर डिफरेंट, ऊपर क्या है इसमें ए, तो ए क्या है डिफरेंट, नीचे क्या आपका जेड एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या रहेगा इसमें सेम आइसोटॉप्स में। जैसे मैं कहूं 1H2 1H3 1H2 1H3, ठीक है। हाँ, जैसे मैं कह दूं क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, जिसमें एटॉमिक नंबर क्या है सेम लेकिन मास नंबर क्या है डिफरेंट, तो क्या है बेटा आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोबार्स जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, जिसमें क्लोरीन में कह दूं आपके पास 1635, क्लोरीन 1837 1737, ठीक है 37, जिसमें एटॉमिक नंबर क्या हो डिफरेंट, जैसे मैं कहूं 1H3 2He3, ठीक है। तो ये ऐसा क्या कहलाएगा आपका मास नंबर, क्या कहलाएगा आइसोटॉप्स, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कैल्शियम आर्गोन, कैल्शियम 2040, आर्गोन 1840, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आइसोबार्स, जिसमें मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो डिफरेंट। इसमें यहाँ पे क्या आपके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या आपके डिफरेंट है, ठीक है। आइसोटोन्स क्लोरीन, जैसे मैं आइसोटोन में क्या हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो सेम हो, से क्लोरीन 1337, पोटेशियम 1939। देखो इसमें भी 2 हैं, कितने बने प्रोटॉन्स 020, ठीक है। हाँ, ये पोटेशियम और क्लोरीन, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो सेम, और भी एग्जांपल ले सकते हो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो आपके सेम। देखो टोन, टोन नाम से क्लियर, नो न आ रहा, टोन है तो न्यूट्रॉन सेम है। फिर आइसोटॉप में मध्य बता, जो टॉप में है वो डिफरेंट रहेगा, टॉप में क्या है मास नंबर डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोबार उससे उल्टा चलेगा,
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। हाँ, अब आपके पास, हाँ नोट कर लीजिए एक बार, हाँ नोट कर लीजिए, हो गया। हाँ, अब एक होता है आइसोमर, एक होता है आपका आइसोमर, आइसोमर 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 जिसमें सेम मास नंबर हो, ए सेम हो और जेड भी क्या हो, सेम हो, ए भी सेम हो और जेड भी क्या हो, सेम हो, बट न्यूक्लियर एग्जिस्ट इन द एक्साइटेड स्टेट, बट न्यूक्लियाई exist in the excited state। देखो क्या होता है ऐसा, ये आप लेजर फिजिक्स में पढ़ते हैं या न्यूक्लियर डीके में आता है कि जैसे अल्फा, जैसे कोबाल्ट 60 का एग्जांपल ले लेते हैं कि अल्फा और बीटा डीके हो गया, आफ्टर अल्फा बीटा डीके, ये न्यूक्लियर थी, ठीक है। आफ्टर अल्फा बीटा डीके होने के बाद भी न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट में ही है क्योंकि वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करती है, उसके मास नंबर तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा, लेकिन वो HNU रेडिएशंस को एमिट कर देती है। आफ्टर अल्फा और बीटा डीके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एमिट करने के बाद भी क्या देखते हैं, डीके होने के बाद भी न्यूक्लियर कुछ ब्रेक होगी, ब्रेक होने के बाद भी उनको थोड़ी सी कुछ ठीक है, थोड़ी सी क्या है एक्साइटेड स्टेट में, ये हम थोड़ा इसको मेटास्टेबल स्टेट बोल देते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। वैसे लेजर फिजिक्स का नंबर होता है मेटास्टेबल स्टेट, कि न्यूक्लियर एक्साइटेड होगी, डीके होगी, उसके बाद भी वो एक्साइटेड स्टेट में है, तो स्टेबिलिटी के लिए ग्राउंड दोबारा से एनर्जी रिलीज करती है HNU, और वो किधर आती है, आपकी नीचे आती है, ठीक है। जब इधर भी मास नंबर सेम है, इधर भी सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन बस वो HNU एनर्जी को रिलीज करती है, जिसे रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या मानते हैं, 0, ठीक है। हाँ, और वो स्टेबल हो जाती है, तो ऐसी न्यूक्लियर को बोलते हैं आइसोमर। क्या हुआ संदीप खटाना, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ न्यूक्लियर ऐसी होती है, जैसे मैंने कहा कोबाल्ट था वो डिके हो गया, न्यूक्लियर टूटती है, ब्रेक होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, ठीक है, प्लस माइनस कुछ एनर्जी रिलीज हुई, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो जो ये देखो, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना, इसे बोलते हैं बीटा नेगेटिव डीके, बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव डीके, ठीक है। हाँ, इसे बीटा डीके बोलते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है, अल्फा डीके बीटा डीके। तो मैं ये कह रही हूं कि बकवास नहीं करोगे, अब सुनो, ऐसे मैंने कहा कुछ न्यूक्लियर ऐसी हो डीके हो चुकी, लेकिन वो डीके होने के बाद भी, अब देखो डीके होंगी तो न्यूक्लियर क्या होंगी, एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट्स में आएंगी, ठीक है। ऐसे होता है, ये मेटास्टेबल स्टेट होती है, ये ग्राउंड स्टेट, ये मेटास्टेबल स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। लेजर फिजिक्स में होता है जनरली ऐसे। तो ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये न्यूक्लियर यहाँ पे एक्साइटेड में थे, डीके हो गई, डीके होने के बाद ये यहां रहेगी मेटास्टेबल स्टेट्स में, लेकिन अभी ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ये क्या करेगी, HNU एनर्जी को रिलीज करेगी। सिर्फ HNU एनर्जी क्या, फोटोन, ठीक है। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, 0। फोटोन के रिलीज होने से उसके मास नंबर पर या एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसी न्यूक्लियर को बोलते हैं आइसोमर न्यूक्लियर। क्या बोल देते हैं उसको, आइसोमर न्यूक्लियर। हाँ, फोटोन 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 को एमिट करेगी और नीचे आ जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। हाँ, ठीक है, नोट करिए इस बात को।
मिरर न्यूक्लियाई, एक होती है मिरर न्यूक्लियाई, मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई, मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई उसे कहते हैं जिन न्यूक्लियाई में Z1 माइनस Z2 कितना हो, 1 हो, या जिन न्यूक्लियाई में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या हो रहे हो, एक्सचेंज हो रहे हो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या हो रहे हो, एक्सचेंज। ठीक है, जैसे कैसे, जैसे मैं कहूँ लिथियम 3,7 बेरिलियम 4,7, या मैं कहती हूँ एक न्यूक्लियाई है X, एक न्यूक्लियाई Y, Z1 A Z2 A। ठीक है, हाँ, इन न्यूक्लियाई का Z1 माइनस Z2 का डिफरेंस कितना होगा बेटा, 1 होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया लिथियम और बेरिलियम। ठीक है, तो देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बेटा, 3, न्यूट्रॉन कितने इसमें, 4, इस केस में। इसमें देखो प्रोटॉन कितने आपके, 4, न्यूट्रॉन कितने आपके, 3। तो मैंने कहा जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हो, क्या देखो इसमें प्रोटॉन 3 है, इसमें न्यूट्रॉन 3 है, इसमें न्यूट्रॉन 4 है, इसमें प्रोटॉन 4। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज। या यहाँ से देखो ये